नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो ट्रेनिंग का होगा, यानी प्रशिक्षण। आप सभी को पता है कि हम मैनेजमेंट में एक चीज ये भी पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है सभी के लिए। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेंड होकर ही काम करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। कौन देता है, कैसे देता है, बस वही चर्चा हम आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं। प्रशिक्षण और विकास को हम दोनों को एक साथ लेंगे, एक साथ समझेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो हम पार्ट नंबर 2 खोलते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक साथ जैसे हमने मोटिवेशन एंड ग्रुप डायनेमिक पढ़ा, वैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ चीजें हमें समझनी है, उस लेवल तक हमें अपने दिमाग को ले जाना है जिससे हमारे सामने कोई भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बने तो उसे हम लिखने से चूके नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है? तो सब स्टूडेंट्स पहले तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। नोट्स बनाने की जरूरत जहां महसूस लगे तो वहां नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, प्रशिक्षण और विकास का अर्थ हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, प्रशिक्षण एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है। अल्पकालिक इसका मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, बिल्कुल ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है जो क्या इंक्रीज करती है, अपने स्किल्स यानी कौशल को बढ़ाती है। किसमें? तो किसी विशिष्ट कार्य में, किसी स्पेसिफिक वर्क में, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर हमें ट्रेंड होना है तो ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग होती है, जो बहुत कम समय के लिए दी जाती है लेकिन हमारी स्किल डेवलप कर देती है। यानी अगर कोई काम सिखाया जाता है तो वो थोड़े से टाइम के लिए ट्रेनिंग देकर हम सीख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, अगर हमें एज ए एलडीसी नियुक्त किया गया है और हमें कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है, अभी हमें कुछ आता नहीं है, सिर्फ हमने एग्जाम क्लियर किया, हम आ गए, है ना। लेकिन अब तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको नियुक्ति मिल गई है, आप बैठ गए हैं, तो पहले सबसे पहला स्टेप तो आपको वो चीजें सिखाना है, और वो चीजें आपको शॉर्ट टाइम के लिए सिखाई जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप जब तक नौकरी करेंगे तब तक आपको सिखाते रहेंगे, नहीं, कुछ टाइम के लिए सिखाएंगे, फिर आप खुद से उसमें स्किल डेवलप हो जाएंगी और आप आराम से फिर उस काम को इजीली कर पाएंगे। ये होता है प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग, जो अल्प समय के लिए दी जाती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए दी जाती है, और कौशल उसी विशिष्ट कार्य में उसको कौशल बढ़ता है, यानी कि स्किल उसकी डेवलप होने लगती है। ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस दैट इंक्रीज स्किल्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। अगर आपको लिखना पड़े तो उसके लिए हमने ये चीजें आपको बताई हैं। प्रशिक्षण से कौशल युक्त व्यवहार का निर्माण होता है। ट्रेनिंग लीड्स टू स्किल्ड बिहेवियर। एक कौशल युक्त व्यवहार आपका डेवलप होने लग जाता है। ठीक है ना, कि हमें अब अगर कोई पूछे भी ना आके कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने ये काम सीखा है और मैं आराम से इस काम में काबिल हूं, मैं कर सकता हूं और मैं सिखा भी सकता हूं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होने लगता है। फिर हम चलते हैं विकास की तरफ। तो डेवलपमेंट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये तो एक दीर्घकालिक शैक्षिक प्रक्रिया है, यानी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है। कैसे? डेवलपमेंट, आपका विकास जो है वो आपको धीरे धीरे होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका डेवलपमेंट पूरी तरीके से एक ही साथ कुछ ही समय में हो जाए, नहीं, आप हमेशा सीखते रहेंगे, अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। आज आपने कुछ चीजें सीखी, कल आप और चीजें सीखेंगे, यानी ये आपकी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होती है। एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो दीर्घकालिक होती है, जो बहुत लंबे समय के लिए चलती है, जो व्यक्तित्व और सैद्धांतिक ज्ञान में सुधार करती है। ये तो सिर्फ किसी विशिष्ट कार्य को समझाने के लिए, उस विशिष्ट कार्य में स्किल डेवलप करने के लिए दी जा रही है, लेकिन ये आपके सैद्धांतिक ज्ञान को सुधारने का काम कर रहे हैं। यानी यहां पर आपका क्या इंप्रूव होगा? पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, यानी व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंप्रूव होगा। ठीक है, यानी कि विकास जो है वो प्रबंधकीय क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप में डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो चुका है तो फिर आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं किसी काम को करने के लिए। ये है अपना विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट एनहेंस मैनेजरियल पोटेंशियल एंड एफिशिएंसी। क्लियर है ना ये बात?
अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी नीड्स पड़ती है, या फिर क्या इसके महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसे हम देखते हैं। मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर हम ह्यूमंस का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में ले रहे हैं तो फिर वहां पर जरूरी तो नहीं कि हर एक आदमी ट्रेंड आपको नजर आए, यानी हर एक आदमी में वो स्किल्स हो उस काम को करने की। अगर किसी में स्किल्स नहीं है ना, यहाँ देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का बोला है, यानी कि इष्टतम उपयोग करते हैं हम, ज्यादातर उपयोग ह्यूमंस का कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेस का। तो मान लीजिए किसी एक आदमी में ये स्किल्स हैं तो वो किसी को सिखा तो सकता है ना, किसी को ट्रेनिंग तो दे सकता है, इसलिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई। बात समझ में आ गई। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यही ट्रेनिंग, अगर हमारे संगठन में 4 आदमी काम कर रहे हैं जिनमें से एक ही आदमी स्किल्ड है, तो वो आदमी उन 3 को और सिखा के काम करवा सकता है। दैट मीन्स उस संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हमें बहुत जल्दी होने लगेगी। किस वजह से? इस ट्रेनिंग की वजह से। अगर हम किसी को प्रशिक्षण दे दें तब वो काम जल्दी से होने लगता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब पहली जो आवश्यकता हमें महसूस हुई ट्रेनिंग की, वो यही कि मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं, इसी वजह से हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। दूसरा हम कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। एक और मैं बात आपको बताऊं, जितने बच्चे एमआरएस या केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी टायर 1 एग्जाम उनका क्लियर हो गया है, उनको ही ये इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन में आंसर राइटिंग करना सिखाया जा रहा है। यानी आपको ना बहुत पैराग्राफ वाइज कुछ लिखना नहीं है, आप कम लिखिए पर बेहतर लिखिए, पॉइंट बनाते हुए लिखिए, तो आपका आंसर बहुत क्रिएटिव लगेगा। ठीक है, इसी वजह से आपको हर एक आवश्यकता, हर एक परिभाषा, हर एक इंपॉर्टेंस उसकी बताई जा रही है, हर चीज की, हर एक टॉपिक की, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या है ये, हम कैसे इसमें काबिल हो सकते हैं, कैसे इसमें हम शामिल होकर कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, क्यों इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये सारी बातें मैं बताते हुए चल रही हूं ना। कहीं भी कोई संशय दिमाग में आपका रह नहीं रहा। अगर फिर भी रह जाता है ना तो बोलना सीखिए, डाउट क्लियर करना सीखिए। आप बोलेंगे तो सारी चीजें बेहतर होंगी। यहाँ हम प्रशिक्षण की नीड्स की चर्चा कर रहे थे, उसमें पहली तो बात ही आ गई कि ह्यूमंस की जरूरत है। भाई उनसे ह्यूमन को हम ज्यादातर काम में ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस को, इसी वजह से हमें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी। दूसरा हम कह रहे हैं कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। अब जब प्रोडक्टिविटी की चर्चा करते हैं तो ये प्रदर्शन को बढ़ाता है, यानी प्रोडक्टिविटी क्या करेगा, ये प्रदर्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, जिससे दीर्घकालिक लाभ मिलता है, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसी वजह से हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। चलिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी हमें ट्रेंड है। यह दुर्घटनाओं को रोकता है। बात सही है कि अगर आप ट्रेंड कर दें किसी आदमी को तो यहां पर ये दुर्घटनाएं रुकेंगी और अप्रचलन को टालता है ना, ऑब्सोलेंस को टालता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी होती है कि हर आदमी हर चीज से जान पाए। टीम भावना, यह सहयोग और सीखने के उत्साह को पैदा करता है। इट इंक्लूड है भाई, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। यह सहयोग और सीखने के उत्साह को पैदा करता है। इट इंक्लूड्स ए सेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड ज़ील टू लर्न। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर हमने आवश्यकताएं देखी। अब देखिए ज्ञान अर्जन, यानी नॉलेज का एक्विजिशन कैसे करें, ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान अर्जित करना है। तो और दूसरा हमने बोला उद्यमशीलता, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, ज्ञान अर्जन और इंटरप्रेन्योरशिप। चलिए कोई बात नहीं, यहां हम समझ रहे हैं। तो उद्यमिता को बढ़ावा देता है, इसी वजह से हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई। कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं कि आप ट्रेंड हो जाइए, आप खुद से डिसीजन लीजिए, खुद डिसीजन लेंगे तो खुद अच्छे से काम करेंगे, है ना। और ये अगर हम इस तरीके से करवा रहे हैं तो बेटर
रेस्पॉन्स तभी मिल पाएगा। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब ये वाला कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय को सौंप दिया जाता है ना, तो बेहतर तरीके से काम होता है। ये बात आप खुद भी समझते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर ये चीजें किसी को दे दी जाएं तो फिर काम बेहतर तरीके से और बेहतर दिशा में होने लगता है। नवाचार, इनोवेशन यानी ज्ञान का सृजन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और नवाचार की ओर ले जाता है। नॉलेज क्रिएशन लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इनोवेशन। बात तो बिल्कुल सही है। जब इस तरीके की चर्चा करते हैं तो समझ में आने लगती हैं ये बातें। इनोवेशन क्यों जरूरी है? हम ज्ञान का सृजन कर रहे हैं, है ना, ज्ञान को क्रिएट कर रहे हैं या ज्ञान एक्वायर कर रहे हैं। अगर उसमें हमें नवाचार की ओर जाना है तो फिर यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपने ये फैक्ट एकदम याद रखना है। उन्नत तकनीक, इस वजह से भी हमें इस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, उन्नत तकनीक कैसे? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और नई मशीनों के लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। अब जिसमें नहीं है वो ट्रेनिंग के जरिए लेगा, तो ये भी एक नीड्स में शामिल है। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार्यता, बाहरी वातावरण में परिवर्तन के अनुकूल होना। अगर आपका बाहरी वातावरण चेंज हो रहा है तो उसके अनुकूल आपको होना है। और उसके अनुकूल आप कैसे हो सकते हैं? या तो कोई आपसे कहे या आपको ट्रेंड करे या आप खुद से ट्रेंड हो जाएं, है ना। हमेशा ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसी के द्वारा दी जाने वाला प्रशिक्षण नहीं होता। उसमें आप खुद भी किसी कार्य को करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें खुद ट्रेंड हो जाएंगे। किसी को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सोच लिया मुझे कंप्यूटर सीखकर ये काम करना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कंप्यूटर का दे रही हूं, बाकी आप किसी भी काम को करने में खुद महारत हासिल कर सकते, बशर्ते उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें आपको ज्ञान नॉलेज लेने की क्षमता हो और आप उस क्षमता को किस हद तक ले जा सकते हैं वो आपके अंदर स्किल डेवलप्ड हो। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर आप आराम से उसमें काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, भाई एक चीज तो है आवश्यकता है, ठीक है ना। प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की नीड है, इसका असेसमेंट हम कैसे करें। उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि मैम प्रदर्शन में कमी, यानी वर्तमान और अपेक्षित प्रदर्शन के बीच में अंतर को पहचानना। आपसे क्या अपेक्षा की गई है कि आपका प्रदर्शन इस हद तक होना चाहिए और आपका प्रेजेंट टाइम में प्रदर्शन ये है ना, जैसा भी है। या तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इतनी अपेक्षा की नहीं गई थी, है ना, या फिर आप उस जितना अपेक्षित किया गया था उससे आप कम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से है तो फिर आप आइडेंटिफाई करिए, अंतर पहचानिए। ये है आपका आकलन यानी असेसमेंट करना ट्रेनिंग की नीड्स का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू, यानी पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों से भविष्य की जरूरतों को समझना। अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर नीड्स फ्रॉम सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉइज, ये इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के जरिए आप अपने प्रशिक्षण आवश्यकताओं की असेसमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एम्प्लॉय आया और आपने उसे अपने संगठन में जगह दी यानी नियुक्त किया। अब आप उसका इंटरव्यू लेंगे तो जान पाएंगे ना कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, इसको सिखाया जाना चाहिए या फिर ये खुद से ट्रेंड है ना। तो ये आकलन होता है। एक तो हमने प्रदर्शन में कमी वाला कॉन्सेप्ट बोला, दूसरा हमने साक्षात्कार बोला, तीसरा हमने असेसमेंट सेंटर बोला, यानी कि पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की क्षमता का मापन। हमने कहा है प्रमोशन करना है, अब प्रमोशन में हम उसकी क्षमताओं को मापेंगे पहले, है ना, कि उसमें क्या क्वालिटी है। अगर हमने उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी मेजर कर ली तभी तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम उसको प्रमोशन देंगे। और अगर ऐसा है कि प्रमोशन तभी मिलेगा तो फिर उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब असेसमेंट सेंटर भी इसके ट्रेनिंग नीड्स के असेसमेंट में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। क्लियर है भाई। फिर कह रहे हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, नए कर्मचारी। नए कर्मचारी भी इस नीड्स में शामिल होंगे। ठीक है, नौकरी की आवश्यकताओं और विश्लेषण के आधार पर, अगर उसे नौकरी की आवश्यकता है
नया कर्मचारी आया है, उसकी नौकरी की आवश्यकता है, तो पहले उसका एनालिसिस करेंगे, है ना, क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे, क्या वो काम कर सकता है, या फिर उसको किस हद तक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इस तरीके की असेसमेंट अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा आगे काम होता है। प्रशिक्षण और विकास की टेक्निक्स, अब टेक्निक्स देखते हैं। हमने क्या कहा था, असेसमेंट यानी आकलन करना सीख लिया, ठीक है। एक मैंने बोला था आपसे कि ट्रेनिंग की नीड्स क्यों है, जरूरत, और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें बता दी ना। अगर कोई भी पॉइंट आपसे इनमें से पूछा जाएगा तो लिखने में तकलीफ तो नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट वाइज सारी चीजें आपके सामने पेश की हैं। प्रशिक्षण और विकास की तकनीकों में, टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स में देखिए क्या है। पहली है संज्ञानात्मक विधि। संज्ञानात्मक विधि में क्या होगा, कॉग्निटिव मेथड्स, यानी ये सैद्धांतिक ज्ञान, रूल्स रेगुलेशंस पर केंद्रित होगा, है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज पर केंद्रित होगा या फिर रूल्स रेगुलेशन पर केंद्रित होगा, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मेथड्स यानी संज्ञानात्मक विधि। दूसरा एक मेथड है व्यवहारिक विधियां यानी बिहेवियरल मेथड्स। ये क्या होगा, इसमें कौशल विकास और वास्तविक आचरण पर केंद्रित होगा, उसका जो रियल बिहेवियर है ना उस पर केंद्रित होगा, ठीक है। ये है अपना बिहेवियरल मेथड्स। बात समझ में आ गई। तीसरा बोला हमने प्रबंधन विकास विधि यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड्स, भविष्य उन्मुख शिक्षा दी जानी है। ये कुछ विधियां आपको ध्यान रखनी है और ज्यादातर पूछी जाती हैं कि आप ट्रेनिंग देंगे तो किस तरीके की ट्रेनिंग आपको कौन कौन सी विधि के जरिए दी जानी चाहिए, यानी ट्रेनिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो टेक्निक्स में 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, कॉग्निटिव मेथड्स, बिहेवियरल मेथड्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड्स, ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिए तो आप भले इनको डीपली मत पढ़िए, है ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आप इनमें से सीधा ऑब्जेक्ट देखना कि कौन कौन से आपको ऑप्शन मिले हैं, और ऑप्शन देखते ही आप टिक कर देंगे। कॉग्निटिव मेथड किसकी टेक्निक्स में शामिल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की टेक्निक, ठीक है। बिहेवियरल मेथड्स भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट की टेक्निक में शामिल है, क्योंकि कौशल विकास और वास्तविक आचरण पर केंद्रित होता है। अब चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संज्ञानात्मक विधि क्या है। संज्ञानात्मक विधि, अब आपने डीपली अगर लिखना है तो यहां पर मैं आपसे चर्चा करवा देती हूँ बहुत अच्छे से, है ना। व्याख्यान और प्रदर्शन यानी कि लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये यहां पर नाम आता है लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब इनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि लेक्चर क्या है। लेक्चर यानी व्याख्यान, मुद्रित या मौखिक जानकारी देना, प्रशिक्षक बोलता है, कोई बातचीत नहीं होती, यहां सिर्फ लेक्चर दिया जा रहा है किसी एक के द्वारा, जो भी ट्रेनिंग दे रहा है ना। संज्ञानात्मक विधि के जरिए कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात सीखनी है ना आपको। मैंने कहा था कि कुछ टेक्निक हैं जो ट्रेनिंग दे सकती हैं या जो डेवलपमेंट करा सकती हैं। पहली जो मेथड थी, पहली जो विधि थी वो आपके सामने है, कॉग्निटिव मेथड, संज्ञानात्मक विधि। उसके जरिए ट्रेनिंग दी कैसे जाती है, उसमें जो ट्रेनर होता है, जो ट्रेंड आदमी होता है, जो उनको ट्रेनिंग देता है, वो सिर्फ लेक्चर दे रहा है, वो सिखा रहा है, वो बातें कर रहा है ना, लेकिन खुद ही बोल रहा है, बाकी सब शांत है, कोई नहीं बोलेगा। ये है व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड। दूसरा है चर्चा, डिस्कशन। अब जब ट्रेनर ने ट्रेनिंग दे दी यानी बोला है, उसके बाद में प्रशिक्षक और प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण दे रहा है और जो सीख रहा है, उन दोनों के बीच में 2 तरफा संचार होगा, यानी अब एक दूसरे से वो बातचीत करके, चर्चा करके, डिस्कशन करके अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब तीसरा स्टेप आता है इसी संज्ञानात्मक विधि में, ये स्टेप फॉलो कराने हैं आपको। फर्स्ट नंबर लेक्चर हो गया, सेकंड नंबर चर्चा हो गया, थर्ड नंबर प्रदर्शन हो गया। प्रदर्शन में बोला है मैंने डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ये दिखाना कि कोई कार्य कैसे किया जाता है। अब आप दृश्य दिखाइए, वीडियो के जरिए आप उनको ये चीजें रियलाइज कराइए कि ये काम जो मैंने आपको लेक्चर देकर सिखाया है वो रियलिटी में इस प्रकार से होता है, तभी तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे ना। तो ये होता है अपना प्रदर्शन, ये इसी कॉग्निटिव मेथड्स की 3rd नंबर स्टेप में शामिल है। फिर मैंने बोला प्रक्रिया यानी 4 नंबर स्टेप प्रोसीजर है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझाया जाता है। जो काम हम करवाना चाह रहे हैं, जिस काम को हम
आपसे कराना चाहेंगे, उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें हमने उसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और तोड़कर फिर आपको हम उन छोटे छोटे हिस्सों को समझा रहे हैं। ये है अपना ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट। और ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट में जो फर्स्ट नंबर मेथड देखा था वो कॉग्निटिव मेथड है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कॉग्निटिव मेथड आपको पूछा जाए, लिखवाया जाए, तो आराम से बता देंगे ना। अब देखिए आधुनिक संज्ञानात्मक विधि में यानी मॉडर्न कॉग्निटिव मेथड, अब ये क्या है? आधुनिक, भाई अब तो मॉडर्न जमाना है ना, कंप्यूटर का जमाना है, तो कुछ तो चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सीबीटी यानी व्यक्तिगत गति और कम लागत पर सीखने की सुविधा है। अलाउ लर्निंग एट इंडिविजुअल पेस विद लोअर कॉस्ट, बहुत कम प्राइस में, बहुत कम लागत में बहुत अच्छी चीजें सीखने का मौका है ये सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की गति पर ये डिपेंड करता है कि किस हद तक वो ट्रेनिंग दे सकता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में सीबीटी में अलाउस लर्निंग एट इंडिविजुअल पेस विद लोअर कॉस्ट। इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सिस्टम आईटीएस, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम, निर्देश देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई आज के टाइम में यूज में लिया जा रहा है, उस एआई का उपयोग करना। ठीक है, किसके लिए? निर्देश देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमसे बोला गया है कि आप ये काम करिए। अब तो संज्ञानात्मक विधि के जरिए हम सीख सकते हैं, वो भी मॉडर्न अप्रोच अपनाते हुए। तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे, है ना। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप तो सीधा कंप्यूटर पर बैठिए, सीबीटी बेस्ड आप नॉलेज लीजिए। कैसे लेंगे कि आपने जो भी चीजें सीखनी है आप इस पर कमांड दीजिए, आपको पूरा फॉर्मेट नजर आ जाएगा। में आप पढ़िए, बहुत अच्छे से अपना काम करिए, किसी भी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। ये है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कम लागत में, कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको सीधा कंप्यूटर सिखा रहा है। ठीक है, तो आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम है। आईटीएस के घटक कौन से हैं? विशेषज्ञ ज्ञान, प्रशिक्षु मॉडल यानी एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनी मॉडल, उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी जो उसका उपयोग कर रहा है का इंटरफेस। ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी पीआई, ग्राफिक टेक्स्ट के माध्यम से चरण दर चरण सीखना, ये होता है पीआई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आप किसी ग्राफिक के जरिए या टेक्स्ट के जरिए स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ये अपना पीआई सिस्टम हो जाता है। तो ये है हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव मेथड, जिसके जरिए हमें ट्रेंड किया जाता है या डेवलपमेंट हमारा किया जाता है। आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? प्रशिक्षु को 3D वातावरण में अनुभव प्रदान करना। वर्चुअल यानी आभासी बोल दिया, और जब भी आभासी बोल देते हैं तो फिर हमें चीजें मतलब ऐसे कि हमारे आंखों के सामने होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए? प्रशिक्षु को 3D वातावरण में अनुभव प्रदान कराना है, उन्हें ये महसूस कराया जा रहा है, उन्हें ये स्किल्स डेवलप की जा रही हैं कि आप इस तरीके से करिए। कैसे? जैसे हेडसेट लगा दिया, ऑडियो विजुअल जानकारी प्रदान कर रहा है, वही हेडसेट आपको दिखा रहा है, आपको सुना रहा है, इस तरीके से। दस्ताने अगर पहना दिए तो दस्ताने आपने स्पर्श संबंधी जानकारी प्रदान कराएंगे। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं कि अगर आपने 3D माहौल में कुछ चीजें सीखने की कोशिश की तो फिर प्रशिक्षण अच्छे लेवल का होने लगता है। एक ट्रेडमिल यानी गति का एहसास कराने के लिए उपयोग किया जाता है ट्रेडमिल। ये ट्रेडमिल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो गति का एहसास, कितनी स्पीड में क्या काम हो रहा है, बस उसे हम एहसास कर सकें, इसलिए ट्रेडमिल का उपयोग किया जाता है। तो ट्रेडमिल गति के लिए, दस्ताने स्पर्श के लिए, हेडसेट ऑडियो यानी सुनने के लिए या देखने के लिए। बात समझ में आ गई? ये है हमारा 3D सिस्टम। और अगर ये 3D सिस्टम हम उसको कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, आप पिक्चर से समझ पा रहे हैं, हेडसेट लगा रखा है, जो वीडियो देख रहा है ऑडियो सुन रहा है, यहाँ पर इन्होंने दस्ताने लगा रखे हैं, दस्ताने पहन रखे हैं जो स्पर्श करा रहे हैं, ट्रेडमिल गति का एहसास कराने के लिए यूज में लिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा वर्चुअल रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट। व्यवहारिक विधियों में पहला तो हमने कॉग्निटिव देख लिया बहुत अच्छे से, कॉग्निटिव को आप आराम से कर लेंगे। अब हम व्यवहारिक की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक में यानी खेल और मॉडलिंग, क्योंकि जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ लोगों के साथ में ये चीजें करनी पड़ती हैं।
जैसे व्यापार खेल, बिजनेस गेम्स में नेतृत्व और निर्णय लेने के कौशल को विकसित किया जाता है। ये बात सही है। व्यवहारिक विधियों में जब भी हम बात करते हैं तो पहला तो व्यापार खेल हो जाता है, बिजनेस गेम्स, क्योंकि उसमें हमारे नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता है, स्किल्स है, वो विकसित होने लगती है। सिमुलेशन में क्या होता है, वास्तविक जीवन की घटनाओं की नकल करना होता है बिना जोखिम के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विदाउट रिस्क के आप वास्तविक जीवन में घटना कैसी होंगी उसकी नकल करना, ये है सिमुलेशन। ये व्यवहारिक विधि होती है, इसके जरिए सीखा जाता है, इसके जरिए अपनी स्किल डेवलप की जाती है। ठीक है ना। यहां कह रहे हैं इमिटेटिंग रियल लाइफ इवेंट्स विदाउट रिस्क। तीसरा हम बोल रहे हैं कि व्यवहार मॉडलिंग यानी बिहेवियर मॉडलिंग, दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखना। व्यवहार मॉडलिंग क्या होती है, हमने देखा कि यार ये टीचर ऐसे पढ़ाता है तो क्या मुझे भी ऐसे पढ़ाना चाहिए, है ना। तो बस ये चीजें क्या मैंने अपने अंदर विकसित की दूसरों को सीखकर, ये है अपना व्यवहार, बिहेवियर मॉडलिंग। ठीक है ना। बिहेवियर मॉडलिंग ऑब्जर्विंग अदर्स टू डिस्कवर हाउ टू डू समथिंग न्यू। हम क्या अच्छा कर सकते हैं दूसरों को देखकर। उपयोग है बिक्री प्रशिक्षण और सुधार प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये बिहेवियर जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड, इसके जरिए चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और हम सीखते भी। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट पर, केस स्टडी और इन बास्केट टेक्निक्स। ये कौन सी होंगी, केस स्टडीज एंड इन बास्केट टेक्निक्स में। केस स्टडी क्या होगा, वास्तविक संगठनात्मक समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगा। केस स्टडी है, नाम ही केस स्टडी आपको बताया जा रहा है, तो जो रियल समस्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हल करने का प्रयास करेगा। ठीक है। इन बास्केट टेक्निक्स, सीमित समय में मेमो और रिपोर्ट को संभालना। इन बास्केट टेक्निक्स का उपयोग क्यों लिया जाता है, ताकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उन सभी चीजों को मैनेज कर लें। रोल प्ले, काल्पनिक स्थितियों में यथार्थवादी व्यवहार करना, यानी एक्टिंग आउट रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशन। यानी कि हमने कहा काल्पनिक स्थिति, हमने कल्पना नहीं की थी, ऐसी स्थिति में हमने यथार्थवादी व्यवहार करना है ताकि चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो सके। ये अपना केस स्टडी एंड इनवास की टेक्निक्स होती है। इनके जरिए हम हमारे सामने आने वाली सभी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने वाला कॉन्सेप्ट, स्किल्स हम डेवलप कर चुके होते हैं। इससे लाभ ये होता है कि संघर्ष समाधान करना आ जाता है और समूह निर्णय लेना भी आ जाता है, यानी ग्रुप डिसीजन हम ले सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो केस स्टडी एंड इन बास्केट टेक्निक्स के जरिए हमने बहुत कुछ सीखा। कार्यस्थल पर प्रबंधन विकास कैसे होगा, कार्यस्थल पर मैनेजमेंट डेवलप करना है कैसे होगा, ऑन द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट कैसे, कोचिंग है, पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में सीखना और फीडबैक प्राप्त करना। क्या कह रहे हैं, लर्निंग अंडर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं और फिर फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। जॉब रोटेशन, अनुभव के लिए एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना, यानी मुझे अभी अनुभव और लेना है, अभी एक्सपीरियंस गेन करना है, इसलिए मैंने एक नौकरी को छोड़ा, अब दूसरी नौकरी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जितना एक्सपीरियंस लिया उससे ज्यादा कहीं मैं और जगह लेना चाहती हूँ। ये चीजें होती हैं जॉब रोटेशन। ठीक है ना। वर्क रोटेशन और जॉब रोटेशन, ये चीजें दोनों ही आ गई हैं, आराम से आपको समझ में आया है। कार्य रोटेशन क्या होता है और जॉब रोटेशन क्या होता है। अब देखिए, कार्य निर्देश, चरण दर चरण कार्य सीखना, ये है कार्य निर्देश। इंस्ट्रक्शन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। लर्निंग द जॉब, जब हम सीख रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जॉब इंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। टीम असाइनमेंट में वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए समूह कार्य, टीम असाइनमेंट दिया गया है, जितनी भी अपनी रियल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी रियल प्रॉब्लम्स को हल करने का अच्छा तरीका या समूह कार्य में हो सकता है। ये है अपना टीम असाइनमेंट। मेरे ख्याल से टीम असाइनमेंट की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो गई। ठीक है। इसीलिए टीम असाइनमेंट आपको सौंपा जाता है ताकि आप में, आपके टीम मेंबर्स में जितनी स्किल्स है ना वो आपकी बाहर आएंगी तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि एक आदमी जिस तरीके से काम करता है उससे ज्यादा कई बेहतर तरीके से काम वो पूरी टीम कर सकती है, क्योंकि वहां पूरी टीम का दिमाग चल रहा है, ना केवल एक आदमी का।
ठीक है ना। ये सब चीजें हमने समझ ली थी पहले, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हम उस डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में कर चुके हैं। कार्यस्थल से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये कैसे होता है? एक तो कार्यस्थल पर होता है ना, लेकिन एक कार्यस्थल से परे हटकर ट्रेनिंग। अब देखिए, वेस्टिबुल प्रशिक्षण क्या है? वास्तविक कार्य स्थिति का सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब नकली होता है, नकल करना, किसी को देखकर सीखना, ये चीजें ही होती हैं। अब हम कह रहे हैं कार्यस्थल से परे, हमने कार्यस्थल पर जो सीखा यानी ऑन द जॉब जो हमने सीखा था वो हम ऑफ द जॉब कर रहे हैं। कैसे? कि हमने वही चीजें कहीं और जगह सेटअप की और फिर वो चीजें फिर हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैंने कहा कि आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, आप गए किसी केंद्र पर, आपने किसी सेंटर पर जाके आपने टाइपिंग सीखी, वहां टाइपिंग सीख कर आए, आपने सेम पूरा सेटअप अपने घर कर रखा है, वहां जाकर फिर से आपने ये प्रैक्टिस की, दैट मीन्स ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अब आपके जॉब से हटकर काम कर रहे हैं। ये है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ठीक है ना, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। अब देखिए, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, विचारों को साझा करना और जानकारी की जांच करना, ये भी है अपना, ये भी कार्यस्थल से परे है। दूसरा स्टेप मैंने कॉन्फ्रेंस का बोला, सम्मेलन का, यानी विचारों को साझा करना और जानकारी की जांच करना। संवेदनशीलता प्रशिक्षण क्या है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, स्वयं और दूसरों के व्यवहार के प्रति जागरूकता, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति, दूसरों के व्यवहार के प्रति जागरूकता, ये है अपना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट। 4 नंबर पॉइंट लेन देन विश्लेषण का बोला, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी पारस्परिक संबंधों को सुधारने के लिए, इसीलिए ये अपना लेन देन विश्लेषण किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए हैं और बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे है। वैसे आपको देखिए मैं बता दूं तो जो नॉर्मल एग्जाम पेपर आपका आएगा, उस नॉर्मल एग्जाम पेपर में तो इतना डीपली आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका टाइप 2 एग्जाम है, EMRS, KVS, NVS वाले स्टूडेंट्स का, या फिर हो सकता है भविष्य में कंपटीशन लेवल बहुत ऊंचे स्तर तक तो पहुंच ही चुका है, और भी हो सकता है कि आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिले, क्योंकि AI का जमाना है और बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो सारी चीजें अब ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा, अब सब चीजें कंप्यूटर कर रहा है। तो जो जिस प्रकार से पेपर बनेंगे वो सब कुछ आपको कहीं से भी कैसे भी मिल सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहां तक मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब यहाँ लास्ट है अपना तकनीक का चयन कैसे करें। हमें टेक्निक्स का चयन करना है, सेलेक्ट करना है कैसे। क्या ये प्रशिक्षु को प्रेरित करेगी? जो टेक्निक हम यूज करना चाह रहे हैं, क्या वो टेक्निक प्रशिक्षु को प्रेरित करेगा, या फिर क्या ये सक्रिय भागीदारी प्रदान करेगा? ये कुछ कॉन्सेप्ट अपनाने हैं जब हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। क्या ये अभ्यास का अवसर देता है, क्या यह प्रदर्शन पर फीडबैक देता है, या फिर यह सरल से जटिल कार्यों की ओर संरचित होना चाहिए। इस प्रकार से हमें टेक्निक सेलेक्ट करनी है। डज इट मोटिवेट द ट्रेनी? सामने लिखा है क्या यह प्रशिक्षु को प्रेरित करता है? डज इट मोटिवेट द ट्रेनी? तभी हम इसे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा बोला है डज इट प्रोवाइड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन? क्या ये सक्रिय भागीदारी प्रदान करेगा? तो हमें उसे फिर टेक्निक के रूप में चुन लेना चाहिए। डज इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस? क्या ये उन्हें अभ्यास के लिए अवसर देता है? तो चुनेंगे। और डज इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस? क्या ये प्रदर्शन पर फीडबैक देता है? लास्ट बोला मैंने शुड बी स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएशन। अब हमने जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। निर्णय लेना यानी कार्यक्रम को जारी रखना है या हटाना है। अब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या जानेंगे कि कार्यक्रम जो चल रहा था उसे जारी रखना है या हटाना है। या फिर फीडबैक में प्रशिक्षुओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, या आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये क्या खर्च उचित था जितना खर्च हुआ है। भविष्य की योजना यानी संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भविष्य की योजना यानी फ्यूचर प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल समझ में आया होगा।
वैसे तो देखिए, हम जब नाम ट्रेनिंग का सुनते हैं तो सबको पता है कि कोई भी काम करने से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है वही है ट्रेनिंग, और इससे हम किस लेवल तक सोच सकते हैं वो आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से समझाने की, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो लैंग्वेज बेस्ड होंगे, वैसा आपको सीधा ईयर वाला या फिर कुछ वैसे टास्क तो दिए नहीं जाएंगे, आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो कुछ भी बन सकता है ट्रेनिंग को लेकर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।